हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगी जीन पियाजे के बारे में डिटेल में। जो जीन पियाजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पहली पुस्तक थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। जो जीन पियाजे थे उन्होंने अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था। ये स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। तो देखते हैं जो बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यह जानने के लिए इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी इस खोज का विषय बनाया। यानी कि जो बच्चों में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है, यह जानने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने घर के स्वयं के बच्चों पे यह एक्सपेरिमेंट किया। अगला पॉइंट है, पियाजे का मानना है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। तो जो ये पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में, जैसे कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि एक ज्ञानात्मक विकास नकल ना होकर खोज पर आधारित है। तो ऑप्शन में दिए जाएंगे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। तो किसने बोला था ये बोला था पियाजे ने। अगला पॉइंट है, बिना मानसिक विकास ज्ञानात्मक विकास के सामाजिक विकास संभव नहीं है। ये भी किसी ने बोला था, पियाजे ने बोला था। जो पियाजे है उन्होंने ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन 50 वर्ष तक किया था और तार्किक चिंतन के लिए आवश्यक काल इन्होंने बताया बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि तार्किक चिंतन के लिए जीन पियाजे ने आवश्यक काल कौन सा बताया है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो वृद्धावस्था। तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। अगला पॉइंट है, विज्ञान और गणित विषयों को क्रियाओं एवं संक्रियाओं की सहायता से छोटी कक्षाओं से ही पढ़ाया जाना चाहिए। जो पियाजे थे उन्होंने क्या बोला था, गणित और साइंस को, मैथ और साइंस को जब बच्चे छोटे क्लास में होते हैं तो तभी से उनको क्रियाओं के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा करवाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को त्रुटियां करने एवं उन्हें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। पियाजे ने क्या बोला, तो स्टूडेंट को गलती करने दिया जाना चाहिए और उन्हें खुद से ही उनको सुधारने के लिए एक अवसर भी प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है। सभी अवस्थाओं में प्रयोग सभी अवस्थाओं में प्रयोग बालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल प्रयोग के द्वारा ही वह और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जित कर सकता है। जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है जन्म से 2 वर्ष तक। जो जन्म से 2 वर्ष तक है वो संवेदी गामक अवस्था है। इसको बोलते हैं पेशी अवस्था भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और उसके बाद अगला है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद है 7 से 11 वर्ष तक, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और 11 से ऊपर 15 वर्ष तक है, ये इसको बोला है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब जो संवेदी गामक अवस्था है उसमें है एक आता है स्कीमा। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये स्कीमा कौन से अवस्था में बच्चों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जन्म से 2 वर्ष तक। जब स्कीमा किसको बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। यही मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं स्कीमा कहलाती हैं। अगला है
प्रकाश के प्रति संचेत रहना। जो बच्चे इस प्रकाश के प्रति संचेत रहते हैं वो रहते हैं संवेदीगामक अवस्था में, यानी कि जहाँ बच्चे प्रकाश देखते हैं, उजाला देखते हैं जहाँ से आते हुए, वहीं को अपना सर घुमाते हैं या वहीं को देखे रहते हैं। तभी छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रकाश में नहीं रखा जाता है। और स्कीमा, जैसे कि अभी बताया था, स्कीमा का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। जब हम किसी की भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा कहलाता है, या हम अपने मस्तिष्क में उस चीज़ का प्रतिबिंब बनाते हैं, वही क्या है, स्कीमा है। बच्चा जो भी कार्य करता है वह अपने मूल प्रवृत्तियों से ही करता है। अब दूसरी स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आत्म केंद्रित होती है। और अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना किस अवस्था से शुरू करता है? वो करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। अगला पॉइंट है, बालक चित्रों, शब्दों एवं प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेलने लगता है। और बच्चे प्रतीकात्मक खेल कब खेलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। बच्चे के सामने कुछ भार वाली चीज़ें रख दी जाए और कुछ हल्की, 1 किलो, जैसे 1 किलो उनके सामने सेब रख दिए जाए और 1 किलो क्या रख दिए जाए, कॉटन रख दिया जाए, तो बच्चे को बोलेंगे कौन सा ज़्यादा है? तो बच्चा कॉटन को ही बोलेगा ये ज़्यादा है और सेब कम है। तो बच्चे सही अनुपात में अंतर नहीं बता पाते हैं। कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। वो जिस चीज़ को बड़ा देखते हैं उसी को ज़्यादा है बोलते हैं, जिस चीज़ को चाहे वो कम भी होगा तो उसको ज़्यादा ही बोलेंगे। अगला है, इस अवस्था में बालक सही आकार के चित्र नहीं बना पाते। चित्र तो बनाते हैं बच्चे, लेकिन सही आकार के चित्र नहीं बना पाते हैं, टेढ़े मेढ़े बनाते हैं। छोटे बड़े में अंतर नहीं कर पाते। जैसे भी मैंने बोला था, छोटे और बड़े का वो बच्चे क्या नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। और सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। वो निर्जीव चीज़ को भी जीवित समझते हैं। जब तभी वो इस अवस्था में किसके साथ खेलते हैं? खिलौनों के साथ खेलते हैं, जैसे कि गुड्डे गुड़िया के साथ खेलते हैं और उनसे बातें करते हैं। जैसे ये लिखा भी है मैंने, गुड़िया में जीववाद, बच्चा जीवित तथा निर्जीवित चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता। वो गुड़िया के साथ खेलता है और वो किसमें जीवन है किसमें जीवन नहीं है वो अंतर नहीं कर पाता है। वो सभी को अपने जैसा ही समझता है। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 7 से 11। इसमें है, सही अनुपात का पता लगा लेता है। अब 7 वर्ष से 11 वर्ष का बच्चा सही अनुपात का अंतर कर पाता है और तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगता है और तर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्या सही है क्या गलत है, वो सही गलत में अंतर समझने लगता है, सही गलत का अनुपात पहचानने लगता है। और आकार, भार, क्रम, संख्या, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये क्रम संख्या भी पहचानने लगता है। भार में भी, आकार में भी अंतर करने लगता है, पहचानने लगता है। और आरोही अवरोही क्रम को भी जानने लगता है। ऐसे क्वेश्चन में था, आरोही और अवरोही क्रम में अंतर बच्चा कब जानता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है, आसानी से गणितीय संक्रियाएं करता है। जो गणित में जोड़, घटाने, गुणे, भाग हैं, वो बच्चा कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आसानी से आके करने लगता है। इसके बाद है, बालक के गणितीय अवस्था का सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। कब होता है गणितीय विकास? बच्चे में सबसे ज़्यादा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इसी अवस्था को तार्किक अवस्था भी कहते हैं। बच्चा तर्क करना स्टार्ट करता है। और आखिरी अवस्था है औपचारिक अवस्था। ये होती है 11 to 15। इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। यह है अमूर्त विचारों का प्रयोग। बच्चा अमूर्त विचारों पर प्रयोग करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी होंगी उसके बारे में सोचना और निर्णय लेना और स्मरण करना
और मनन करना, सही गलत में अच्छे से अंतर कर पाना, समस्या का समाधान करना, ये सब किसमें होता है? अनौपचारिक अवस्था में होता है। अच्छे और गंदे यानी कि सही और गलत को पहचानने लगता है। कोई भी कार्य किस कारण हो रहा है यह बच्चा समझने लगता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं। ये इसके प्रमुख सिद्धांत हैं संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। जो संगठन होता है उसका अर्थ होता है सूचना प्राप्त करना, और अनुकूलन होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना। जो यानी कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसके बाद कुछ नया उसको सिखाया जाएगा, उनमें क्या करता है वो तालमेल बैठाना शुरू करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुकूलन। आत्मसातीकरण, इसको बोलते हैं नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेना। आत्मसातीकरण का अर्थ होता है एक कुछ नया सीख लेना, यही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। और फिर है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का अर्थ होता है नवीन ज्ञान का विस्तार करना। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है किन किन पर आधारित है? संगठन, अनुकूलन, आत्मीकरण और विशिष्टीकरण पर आधारित है। जीन पियाजे ने के अनुसार इन चारों शब्दों का ये जो था अर्थ है। अब हम जो जीन पियाजे ने अनुकूलन बताया है उसका अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं। जो अनुकूलन होता है उसका अर्थ होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, जैसा वातावरण होगा खुद को वैसे ही बनाना, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। जो अनुकूलन होता है वो दो तरह से हो सकता है, एक होता है आत्मसातीकरण, दूसरा होता है समायोजन, एसिमिलेशन, एकमेंडेशन। अब पहले हम समझते हैं एसिमिलेशन के बारे में। इसका अर्थ होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो बच्चे को पहले से ज्ञान होता है उसमें कुछ नया जोड़ना, वही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब बच्चे को एरोप्लेन के बारे में बताया जाता है कि एरोप्लेन आसमान में उड़ता या चलता है, तो बच्चा अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि हर आसमान में उड़ने वाली चीज़ क्या कहलाती है? एरोप्लेन ही कहलाती है। तो फिर बाद में जब कभी वह पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखता है तो भी वह यह सोचता है कि यह एरोप्लेन है। यही आत्मसातीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। उसी के साथ एक नया ज्ञान जोड़ रहा है खुद ही। उसके बाद है एकमेंडेशन। एकमेंडेशन में होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ तालमेल बैठाना। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब हम बच्चे को बताते हैं कि यह एरोप्लेन नहीं है, यह एक चिड़िया है जो आसमान में सिर्फ उड़ सकता है, इसमें हम बच्चे को पुराने ज्ञान से संबंधित एक नया ज्ञान देते हैं। किसमें? एकमेंडेशन में। समायोजन में बच्चा अपनी पुरानी ज्ञान को हटा देता है और एक नया ज्ञान सीखता है, इसी को एकमेंडेशन कहा जाता है। बच्चे को क्या बताया जाता है? बच्चा पहले क्या समझ रहा था? एरोप्लेन, उसको एरोप्लेन के बारे में पता था तो चिड़िया को भी एरोप्लेन समझ रहा था, लेकिन हमने उसको बताया कि आसमान में उड़ने वाली हर एक चीज़ एरोप्लेन नहीं होती, ये चिड़िया है। तो उसने एक नया ज्ञान प्राप्त किया और पुराने ज्ञान को हटा दिया कि उसने ये हटा दिया कि हर एक आसमान में उड़ने वाली चीज़ एरोप्लेन नहीं होती। तो उसने एक नया ज्ञान सीखा, आसमान में चिड़िया भी उड़ सकती है। तो यही क्या कहलाता है? एकमेंडेशन कहलाता है। अब जानते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीमा, बालक जब किसी वस्तु के बारे में अपने मन में छवि बना लेता है, यही छवि स्कीमा कहलाती है। मैंने पहले भी बता दिया था आपको। और आगे देखिए, एक और इसकी डेफिनेशन है। जब बालक अपनी बुद्धि का विकास करके एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है या अपनी बुद्धि का विकास करता है, यही बुद्धि का विकास ही क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। और जो इसके बाद एक और था संतुलन। संतुलन क्या होता है? जो एसिमिलेशन है और एकमेंडेशन है, इस दोनों के बीच में तालमेल बैठाना ही संतुलन कहलाता है। जैसे
इसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण एवं समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन बैठा लेता है, उसी को हम संतुलन कहते हैं।